मई 2026 की उस सुबह की कल्पना कीजिए। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय टेलीविजन पर आते हैं और एक ऐसी अपील करते हैं जो सीधे हर भारतीय घर की तिजोरी पर प्रहार करती है। हाँ, 1 साल तक सोना मत खरीदिए। बिल्कुल यही शब्द थे। और मतलब एक ऐसा देश जहां 25,000 टन से ज्यादा सोना लोगों के घरों में रखा है, वहां ये अपील किसी आर्थिक भूकंप से कम नहीं है। ये वाकई एक अभूतपूर्व घटना है। जब हम इस विषय पर मौजूद तमाम आर्थिक लेखों और रिपोर्टों का गहराई से विश्लेषण करते हैं ना, तो एक बात एकदम साफ हो जाती है। कौन सी बात? यही कि ये कोई सामान्य सरकारी बयान या साधारण सा अनुरोध नहीं है। ये एक बहुत बड़े भू राजनीतिक और वैश्विक आर्थिक संकट का संकेत है। अच्छा। सरकार को एक तरह से जिसे हम वॉर टाइम स्टाइल इकोनॉमिक मेजर या युद्ध स्तर के आर्थिक उपाय कहते हैं, उसकी तरफ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हाँ, और आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य मिशन भी यही है। हमें बिना किसी राजनीतिक पक्ष के सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों और अर्थशास्त्र के आधार पर इस ऐतिहासिक अपील को डिकोड करना है। बिल्कुल। और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये विषय सिर्फ शेयर बाजार के जानकारों का नहीं है। सही बात है। ये हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो अपनी मेहनत की कमाई बचाता है या जो बाजार से महीने का राशन खरीदता है। तो इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? ये अचानक हुआ क्या? देखिए, इस पूरी स्थिति का जो तात्कालिक कारण है या इमीडिएट ट्रिगर है, उसे समझने के लिए हमें भारत की सीमाओं से बाहर देखना होगा। मतलब मध्य पूर्व की तरफ? एग्जैक्टली। पश्चिम एशिया में इस वक्त जो भारी भू राजनीतिक अस्थिरता मची है, वो मुख्य कारण है। जब भी उस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो उसका सबसे सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता है। और रिपोर्टों के आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि अभी वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगभग $110 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर के करीब पहुंच गई हैं। और समस्या सिर्फ तेल का महंगा होना नहीं है, समस्या उस मुद्रा के कमजोर होने की भी है जिससे हम वो तेल खरीदते हैं। डॉलर की बात कर रही हैं आप? रुपयों में तो हम कच्चा तेल खरीद नहीं सकते। और इसी भारी तनाव के बीच भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 95 रुपये 23 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया है। ओहो, ये तो एक भयानक दोहरी मार है। मतलब एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो रहा है और दूसरी तरफ उसे खरीदने के लिए जो रुपया हम दे रहे हैं उसकी अपनी ताकत ही कम हो गई है। यही सबसे बड़ी चिंता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। और इसे मंगाने के लिए हमें विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल। देश को चलाने के लिए, परिवहन के लिए ये तेल जीवन रेखा है। इसका भुगतान डॉलर में होता है। अब इसी बीच एक और फैक्ट देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयातकों में से एक है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ सोने का उत्पादन तो ना के बराबर होता है। सही कहा। इसलिए हमारी सारी घरेलू मांग आयात से ही पूरी होती है और इस सोने का भुगतान भी उसी कीमती अमेरिकी डॉलर में होता है। अच्छा, एक मिनट, मैं यहाँ एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण देता हूँ जो मैंने पहले भी सोचा था। मान लीजिए किसी के घर में दाल चावल अचानक बहुत महंगे हो गए, बजट बिगड़ गया है। एग्जैक्टली। घर का बजट पहले डगमगाया हुआ है और ठीक उसी समय परिवार का कोई सदस्य अपनी सारी बची हुई जमा पूंजी से एक बहुत महंगा सोने का हार खरीद लाए। क्या ये समझदारी होगी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि घर चलाने के लिए जो पैसा राशन के लिए चाहिए था वो तो एक आभूषण में फंस गया। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ठीक यही हो रहा है ना? ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। देश का नागरिक जब भारी मात्रा में सोना खरीदता है तो वो तो जौहरी को रुपया देता है। हाँ, उसी तो लगता है कि उसने अपने पैसे दिए हैं। लेकिन उस सोने को देश में लाने के लिए सरकार को या आयातक को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना कीमती डॉलर खर्च करना पड़ता है। ऐसे संकट के समय जब सरकार को हर एक डॉलर संभाल कर रखना चाहिए, तब सोने की ये भारी मांग मुसीबत बन जाती है। मतलब विदेशी मुद्रा भंडार कोई अथाह कुआं तो है नहीं। वही तो, अगर उसका बड़ा हिस्सा सोने जैसी गैर जरूरी चीज के आयात में चला जाएगा तो बुनियादी जरूरतों के लिए डॉलर कम पड़ने लगेंगे। तो यहाँ से एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक मैकेनिज्म सामने आता है। हाँ? अक्सर लोगों को लगता है कि भाई मैं अपने पैसे से सोना खरीद रहा हूँ तो उससे देश की अर्थव्यवस्था का क्या नुकसान है? ये बहुत आम सवाल है। लेकिन जिन लेखों का हम विश्लेषण कर रहे हैं उनमें एक शब्द बार बार आ रहा है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन या आयातित महंगाई।
हाँ, ये इस पूरे अर्थशास्त्र का बहुत मारक पहलू है। अगर मैं इस कड़ी को सही से जोड़ पा रहा हूं तो ये कुछ इस तरह काम करता है कि जब देश में बड़ी मात्रा में सोना खरीदा जाता है तो भारी मात्रा में डॉलर देश से बाहर जाते हैं। बिल्कुल। और डॉलर बाहर जाने से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है, जिससे डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो जाता है। क्या मैं सही जा रहा हूं? आप एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। इसे ही अर्थशास्त्र में करंट अकाउंट डेफिसिट या कैड का बढ़ना कहते हैं। अच्छा, तो अब क्योंकि रुपया कमजोर हो गया है तो उसी कच्चे तेल को खरीदने के लिए भारत को और भी ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। महंगा कच्चा तेल मतलब महंगा पेट्रोल और डीजल। और जब डीजल महंगा होता है तो क्या होता है? तो किसानों के खेतों से मंडियों तक टमाटर, प्याज और रोजमर्रा का सामान पहुंचाने वाले ट्रकों का किराया बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। अंततः बाजार में मिलने वाला हर सामान महंगा हो जाता है। यानी किसी व्यक्ति के सोना खरीदने की जिद का सीधा असर एक गरीब आदमी की थाली की कीमत पर पड़ता है। ये मतलब है, जब हम निर्यात से ज्यादा आयात करते हैं और वो भी सोने जैसी अनुत्पादक चीज का, तो हम सिर्फ सोना आयात नहीं कर रहे होते, हम अपने देश में महंगाई आयात कर रहे होते हैं। यह तो बहुत ही डराने वाला सच है। प्रधानमंत्री ने अपनी अपील में जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का जिक्र किया है, उसका सीधा संबंध इसी बात से है। कोई भी देश अपनी कीमती पूंजी को अनुत्पादक आयातों में बहाकर विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता। अच्छा, मैं इस अनुत्पादक शब्द पर थोड़ा रुकना चाहूंगा। अर्थशास्त्र की भाषा में तो सोने को डेड कैपिटल या मृत पूंजी कह दिया जाता है, क्योंकि ये बस लॉकरों में बंद रहता है। हाँ, अर्थव्यवस्था में इसका कोई सक्रिय योगदान नहीं होता। लेकिन अगर एक आम मध्यवर्गीय भारतीय के नजरिए से देखा जाए तो ये डेड कैसे है? किसी बड़ी बीमारी में, बच्चों की उच्च शिक्षा में या नौकरी जाने जैसी मुसीबत में यही सोना सबसे पहले काम आता है। इसमें कोई शक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र है। क्या आम लोगों की इस गहरी सुरक्षा की भावना को सिर्फ डेड कैपिटल कहकर खारिज कर देना अर्थशास्त्रियों का एक किताबी नजरिया नहीं लगता? देखिए, ये एक बहुत ही व्यावहारिक तर्क है जिसे अर्थशास्त्री भी पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर हम एक परिवार के स्तर पर बात करें तो सोना वाकई में एक बहुत तरल और सुरक्षित संपत्ति है। बिल्कुल, रात को 2 बजे भी आप इसे बेचकर नकद ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जब हम पूरे देश के स्तर पर चीजों को देखते हैं तो समस्या इसकी सुरक्षा में नहीं है, बल्कि इसके भौतिक रूप में है, यानी फिजिकल गोल्ड में। अच्छा, तो सरकार लोगों की सुरक्षा की भावना को खारिज नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो पैसा इस भौतिक सोने को खरीदकर तिजोरियों में बंद किया जा रहा है, उसका स्वरूप बदला जाए। स्वरूप बदलने से आपका मतलब है कि पैसा अर्थव्यवस्था के प्रवाह में रहे? सही कहा। अगर वही पूंजी बैंकों में, शेयर बाजार में या सरकारी योजनाओं में निवेश की जाए तो वह पैसा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के काम आता है। मतलब बैंक उस पैसे से नए कारखानों को लोन दे सकते हैं, जिससे रोजगार पैदा होंगे। एग्जैक्टली। अगर देश में रखे 25,000 टन सोने की कीमत का एक अंश भी सक्रिय अर्थव्यवस्था में आ जाए तो भारत की विकास दर कई गुना बढ़ सकती है। ये बात तो काफी तर्कसंगत लगती है, लेकिन यहाँ मुझे इस विश्लेषण का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला विरोधाभास नजर आ रहा है। कौन सा विरोधाभास? मतलब अगर भौतिक सोना अर्थव्यवस्था के लिए इतना ही हानिकारक है तो सरकार और नीतियां हमेशा से इसके खिलाफ क्यों नहीं रहीं? ये एक दिलचस्प पॉइंट है। आर्थिक इतिहास देखें तो 2015 में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसी योजनाएं लाई गई ताकि लोग कागजी सोना खरीदें। हाँ, ताकि लोग फिजिकल गोल्ड से दूर हों। और 2024 में तस्करी रोकने के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी भी घटा दी थी। लेकिन मौजूदा आंकड़ों पर गौर करें तो एक तरफ तो जनता से सीधे तौर पर सोना न खरीदने की अपील की जा रही है, और दूसरी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई खुद आक्रामक रूप से सोना खरीद रहा है। 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार ही आरबीआई 100 टन सोना यूके से वापस भारत लाया है। ये विरोधाभास पहली नजर में बहुत अजीब लग सकता है। अजीब तो है ही। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी गांव में भयंकर सूखा पड़ा हो। पंचायत का मुखिया गांव वालों से कह रहा है कि कोई भी अपने निजी टैंक में पानी इकट्ठा नहीं करेगा, पानी बचाना है। और खुद मुखिया क्या कर रहा है? खुद मुखिया बड़े बड़े टैंकर मंगाकर पंचायत घर के पीछे पानी का एक विशाल भंडार जमा कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या नागरिक के सोना खरीदने से डॉलर खत्म होता है, लेकिन आरबीआई के सोना खरीदने से नहीं होता? ये दोहरा मापदंड क्यों? ये उदाहरण इस पूरी पहेली को बहुत अच्छे से सामने लाता है।
लेकिन मैं समझाती हूँ कि इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी आर्थिक रणनीति है जिसे हेजिंग कहा जाता है। हेजिंग ये कैसे काम करती है? सूखे की स्थिति में मुख्य कुएं को सुखा देता है। हाँ, विदेशी मुद्रा भंडार सुखा देता है। लेकिन पंचायत का मुखिया जो पानी जमा कर रहा है वो किसी निजी इस्तेमाल के लिए नहीं है, वो गांव के लिए एक बैकअप जनरेटर की तरह है। अच्छा, ताकि अगर बाहर से पानी आना बिल्कुल बंद हो जाए तो गांव प्यासा ना मरे। एग्जैक्टली। केंद्रीय बैंक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाना है। जब दुनिया में युद्ध होते हैं तो खुद अमेरिकी डॉलर की कीमत अस्थिर हो सकती है। मतलब डॉलर पर भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल। अगर आरबीआई अपना सारा विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ डॉलर में रखेगा और कल को किसी संकट के कारण डॉलर की कीमत धड़ाम से गिर जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था तो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी ना। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। इसीलिए आरबीआई हेजिंग करता है। वो अपने जोखिम को कम करने के लिए संपत्ति का डाइवर्सिफिकेशन करता है। वो डॉलर के विकल्प के तौर पर सोना खरीद कर रखता है। ओहो, अब मैं समझा। इसका मतलब है कि जब एक आम नागरिक सोना खरीदता है तो देश का कीमती डॉलर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चला जाता है। हाँ, खजाना खाली होता है। लेकिन जब आरबीआई सोना खरीदता है तो वो एक तरह से डॉलर के खिलाफ बीमा पॉलिसी ले रहा होता है। वो सोने के रूप में देश के भीतर एक ढाल बना रहा है। एकदम सटीक निष्कर्ष। आरबीआई की खरीदारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, जबकि नागरिकों का भारी आयात विदेशी मुद्रा को सोखने वाला एक बड़ा छेद है। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अंतर है। पर देखिए, अर्थशास्त्र के ये सिद्धांत अपनी जगह एकदम सही हैं, लेकिन नीतियां हवा में तो काम करती नहीं है। आपका इशारा हमारी संस्कृति की तरफ है। बिल्कुल। भारत के संदर्भ में क्या केवल एक आर्थिक अपील इस देश की सदियों पुरानी संस्कृति को एक झटके में बदल सकती है? रिपोर्टों में भारत की वेडिंग इकोनॉमी या विवाह अर्थव्यवस्था का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। और ये कोई छोटा मोटा बाजार तो है नहीं, ये अरबों डॉलर का उद्योग है। हमारे यहाँ शादियां केवल एक आयोजन नहीं है, वे एक पूरा सामाजिक ढांचा है। और इस ढांचे में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये एक सांस्कृतिक दायित्व है। किसी भी भारतीय शादी की कल्पना बिना सोने के करना लगभग असंभव है। सही कहा। यह बेटी के लिए वित्तीय सुरक्षा और परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा मानी जाती है। अब यहाँ मुझे एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक जाल देखने को मिलता है। कैसा जाल? प्रधानमंत्री ने अपनी अपील में युद्ध और रुपए के कमजोर होने का हवाला दिया है, लेकिन आर्थिक मनोविज्ञान की रिपोर्टें एक अजीब सी विडंबना बताती हैं। जब भी चारों तरफ अनिश्चितता होती है या युद्ध की खबरें आती हैं तो सेफ हेवन सेंटिमेंट ट्रिगर हो जाता है। हाँ बिल्कुल, सेफ हेवन सेंटिमेंट मतलब सुरक्षित पनाहगाह की तलाश। जब लोगों को लगता है कि शेयर बाजार गिर सकता है या बैंकों में रखा पैसा डूब सकता है तो वे एक ऐसी चीज की तरफ भागते हैं जिसका इतिहास हजारों सालों का है, यानी सोना। यही तो वो जाल है। एक तरफ सरकार कह रही है कि आर्थिक संकट है इसलिए सोना मत खरीदो, हाँ। और दूसरी तरफ मानव मनोविज्ञान कहता है कि आर्थिक संकट है इसलिए सब कुछ छोड़कर सबसे पहले सोना ही खरीदो। ऐसे में ये कल्पना करना कि कोई परिवार अपनी जीवन भर की बचत से होने वाली शादी में सिर्फ देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए सोना नहीं खरीदेगा, मुझे बहुत अवास्तविक लगता है। क्या इससे एक बहुत बड़ा खतरा पैदा नहीं होगा? किस तरह का खतरा? अगर सामाजिक दबाव के कारण लोगों को शादी के लिए सोना चाहिए ही चाहिए और वे देशभक्ति के नाम पर नई ज्वेलरी की दुकानों पर नहीं जाते हैं, तो क्या इससे पुराने सोने का एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट शुरू नहीं हो जाएगा? एक समानांतर अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जहां लोग नकद में बिना किसी रिकॉर्ड के पुराने सोने की खरीद फरोख्त करने लगे, जो सीधे पूरे बैंकिंग सिस्टम को ही बाईपास कर दे। ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है जिसका जिक्र अर्थशास्त्री भी अपनी रिपोर्टों में कर रहे हैं। जब आप किसी ऐसी चीज की मांग को दबाने की कोशिश करते हैं जिसकी जड़ें संस्कृति में बहुत गहरी हों, तो जोखिम तो रहता है। तो सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है? देखिए, सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है। इसीलिए इस संकट से निपटने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है कि सोना खरीदना गैर कानूनी है। अच्छा, मतलब कोई बैन नहीं लगा है? नहीं, इसके बजाय सरकार मॉरल स्विशुएशन या नैतिक दबाव का उपयोग कर रही है। यानी कानून के डंडे के बजाय अंतरात्मा की आवाज का इस्तेमाल करना। बिल्कुल, एक ढांचागत आर्थिक समस्या को राष्ट्रीय हित और देशभक्ति के आवरण में पेश किया गया है। लेकिन सिर्फ नैतिक दबाव काफी नहीं होता ना। लोगों को एक विकल्प भी चाहिए होता है। विकल्प कैसा? यहीं पर आर्थिक विशेषज्ञों की एक बड़ी भविष्यवाणी सामने आती है।
इन रिपोर्टों का विश्लेषण ये इशारा करता है कि सरकार सिर्फ अपील करके नहीं रुकने वाली है। अच्छा, तो अगला कदम क्या हो सकता है? बहुत जल्द आने वाले कुछ ही हफ्तों में सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की नई और बेहद आक्रामक किश्तें बाजार में उतार सकती है। वही कागजी सोना जिसकी चर्चा हमने पहले की थी? हाँ, रणनीति ये होगी कि इस कागजी सोने को देशभक्तिपूर्ण निवेश के एकमात्र सही विकल्प के रूप में पेश किया जाए। मतलब संदेश बहुत साफ होगा कि अगर आपकी संस्कृति आपको सोने में निवेश करने के लिए मजबूर करती ही है, तो भौतिक सोना खरीदकर देश का डॉलर बाहर मत भेजिए। एग्जैक्टली, सरकार के गोल्ड बॉन्ड खरीदिए। इसमें निवेशक को सोने के बढ़ते भाव का पूरा फायदा मिलेगा, ऊपर से एक निश्चित ब्याज भी मिलेगा। और सबसे अहम बात, देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि पैसा देश के भीतर ही रहेगा। हाँ, ये रणनीति वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और विश्लेषण को समेटें, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि मई 2026 की एक घटना महज एक राजनीतिक बयान नहीं है। ये एक बहुत गहरी आर्थिक पहेली का हिस्सा है। बिल्कुल, $110 प्रति बैरल का कच्चा तेल, गिरता हुआ रुपया, आयातित महंगाई, विदेशी मुद्रा भंडार का सूखना और विकसित भारत का सपना, ये सब आपस में गुंथे हुए हैं। और ये कदम अर्थव्यवस्था की कठोर गणितीय मजबूरियों और हमारी गहरी सांस्कृतिक आदतों के बीच एक ऐतिहासिक टकराव है। इस पूरी कवायद के जरिए सरकार ने गेंद जनता के पाले में डाल दी है। ये एक परीक्षण है, ये देखने का कि क्या एक बड़े राष्ट्रीय संकट के समय लोग अपनी सबसे प्रिय धातु का मोह कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं, या कम से कम उसके भौतिक स्वरूप से डिजिटल स्वरूप की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। और इसी मोड़ पर इस गहन विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल उभर कर सामने आता है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा। वो क्या है? सोने को अपना लेते हैं? हाँ, अगर आने वाले समय में ये कागजी सोना ही सच्ची देशभक्ति और सुरक्षा का नया प्रतीक बन जाता है, तो क्या हम उस ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत देख रहे हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या आने वाली पीढ़ियां शादियों में भारी गहनों की जगह गोल्ड बॉन्ड के सर्टिफिकेट देना ज्यादा गर्व की बात मानेंगी? क्या एक आर्थिक संकट भारत की भौतिक सोने की सदियों पुरानी संस्कृति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है? वाकई ये सोचने वाली बात है कि क्या हम एक नए सांस्कृतिक युग की दहलीज पर खड़े हैं। यही वो विचार है जिसके साथ आज हम इस चर्चा को विराम दे रहे हैं। इन बदलते आर्थिक समीकरणों और हमारी पुरानी परंपराओं के इस टकराव पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार किसी और दिलचस्प विश्लेषण के साथ लौटेंगे।